तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एनसीईआरटी से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन करेंगे। हेलो बच्चों, और अब हम यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी बुक में चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 में 2 ही क्वेश्चन मात्र है, बस इतना ही सा है, केवल 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2, यानी कि एक क्वेश्चन 1 में और क्वेश्चन 2 में। मात्र 2 क्वेश्चन है आज, बस 2 क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट वाले टाइप में। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 में जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइजेज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। मतलब कि इसमें जो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल कितना क्वेश्चन हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपका इस टाइप में है, सेकेंड टाइप, और फर्स्ट टाइप में 2 क्वेश्चन मात्र है। कुल 8 क्वेश्चन करना है, बहुत ज़्यादा है नहीं। एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2, 5.1 ऑलरेडी हम इसको अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। और आज 5.2 करेंगे। आज का सेशन, आज का क्लास शुरू करने के पहले एक बार फिर से बात कर लें कि ये जो वीडियो है आप जो देख रहे हैं, यह वीडियो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो उसका वीडियो है, न कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं जा रहा आपको, उसके लिए अलग से वीडियो है आपका है। उसके लिए आप अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 5.2, तो हम मानकर चलते हैं कि आप समझ रहे होंगे पहले से कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, और पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कि z = x + iy या a + ib को z = x + iy या फिर z = a + ib को कैसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बच्चों, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसमें जो वीडियो देख रहे हैं बट उनको आइडिया नहीं होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, और उस किसी z को, यानी z जब भी बोले हम, मतलब किसी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं आइडिया होगा, अगर बिल्कुल नहीं पढ़े तभी चिंता की बात नहीं है। अगर तुम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को नहीं टच किए हो तब भी चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम सिखा देते हैं, एक आइडिया तो दे ही देंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक आइडिया दे ही देंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, हम बताने के बाद ही ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ समझते हैं, आपको आइडिया पहले से है, इसको यहाँ पे हम करते हैं अंडरलाइन। मात्र इतना ही क्वेश्चन करना है, 8 क्वेश्चन है हमारे पास। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के अगर आए हो, यह एनसीईआरटी का क्लास कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं भी करके आए हो और चाह रहे हो कि एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर करना है पूरा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा करने के लिए जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, आपका जो कोर्स का बुक है, उसमें से जब सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तभी एग्जाम में कुछ स्कोर आपका ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि एनसीईआरटी भले ही आपका कोर्स बुक है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी बना के आप एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। आपको साइट से बुक, रेफरेंस बुक बनाना होगा, चाहे आप आर्यस अग्रवाल बनाइए, RD सिन्हा बनाइए, किसी सिन्हा बनाइए, या और भी बहुत सारे बुक जो मार्केट में उपलब्ध है वो बनाइए। कुछ साइट में कुछ रेफरेंस बुक आपको बनाना पड़ेगा ही। लेकिन चलिए एनसीईआरटी में बात करते हैं, तो क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के लिए सबसे पहले समझेंगे कि मॉडुलस क्या होता है। आप जानते होंगे पहली बात कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर जितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके सेट को हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हम लोग लास्ट वीडियो में भी, जहाँ पे कि हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे, वहाँ बात किए थे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स, सारे कॉम्प्लेक्स, किसी भी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर एक जगह कर दिया जाए, उसके सेट को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं कैपिटल C = ऑल z सच दैट z = a + ib। ठीक है, a + ib या x + iy, a + ib या फिर x + iy दोनों चलता है। C is the set of all z such that z = x + iy where x, यहाँ पे जब हम लिख दिए x, तो यह x and y
बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू आयोटा इमेजनरी नंबर और वैल्यू होता है √-1, यही कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। इसको कोई ऐसे भी व्याख्या कर सकता है कि C इज ए कॉम्प्लेक्स, C इज अ सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब a प्लस आई बोलेंगे तो भैया a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इक्वल टू √-1। √-1 को आयोटा कहते हैं और मतलब होता है इमेजनरी नंबर। ठीक है, हम ना देखो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो देखने आए हैं 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो जो लोग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लिए हो, पहले से पढ़ लिए हो, वो वीडियो को 10 मिनट आगे फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि 10 मिनट तक हम लोग बात करेंगे अभी वीडियो में कि क्या होता है मॉडुलस, क्या होता है आर्गूमेंट, क्या होता है जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉडुलस बात कर लिए, आर्गूमेंट क्या होता है, और भी पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में, ये सब बातें भी करेंगे 10 मिनट। ठीक है, तो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स ये पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सब कॉन्सेप्ट लेके आए हो, वो 10 मिनट वीडियो को कर दो फॉरवर्ड और फिर वहाँ से देखो क्वेश्चन वहाँ से हो रहा होगा। z इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं क्या कि अभी किसी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैपिटल C से करते हैं रिप्रेजेंट बाबू, लेकिन किसी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को z से, फॉर एग्जांपल z इक्वल टू आई बी, z इक्वल टू a प्लस आई बी, यह कॉम्प्लेक्स नंबर किसी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, z में z इक्वल टू a प्लस आई बी में i आयोटा कहा जाता है, a और b रियल नंबर है जैसा कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, अब z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें जो a है, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई नंबर के लिए फॉर एग्जांपल एक नंबर है z इक्वल टू 3, तो इसमें 3 क्या है, यह a प्लस आई बी की फॉर्म में है, हाँ ऑफकोर्स है। कैसे, 3 को लिख सकते हो 3 प्लस i इंटू 0। अगर b आपका रियल नंबर 0 है, b जो कि रियल नंबर था 0 रियल नंबर है, तो अगर b के प्लेस में 0 कर दिया जाए तो 3 प्लस i 0 का मतलब 3 है। और कोई लिख सकता है z इक्वल टू मान लीजिए i, यह भी आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में है, लाइक 0 प्लस i इंटू 1, a प्लस आई बी, यहाँ पे a बराबर 0 जो कि रियल नंबर है, b बराबर 1 जो कि रियल नंबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्योरली रियल, इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, रियल, और इसमें a प्लस आई बी में a जो है वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर ई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सिर्फ b है ना, b सिर्फ b और कुछ नहीं, i नहीं, सिर्फ b जो है इसमें b, इस b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आई एम जेड से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, ये एक्चुअली बता दें फिर से एक बार हम कि हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाने के लिए मेरा अलग से वीडियो होगा। ठीक है, हम सिर्फ 1 से लेकर 8 तक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का 1 से लेकर 8 तक का सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। एक आइडिया इसलिए दे रहे हैं कि मान लीजिए कुछ बच्चे नहीं पढ़ाई किए हैं, वो उनका भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मॉडुलस जेड क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस जेड मॉडुलस को हम लोग सिंपली मॉड ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ जेड और लिखते हैं कैसे, मॉडुलस जेड। तो अगर जेड, इफ जेड इक्वल टू a प्लस आई बी, इफ जेड इक्वल टू a प्लस आई बी, देन मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। अगर निकालना है ना मॉडुलस, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल जाता है मॉड जेड। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉडुलस जेड इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड वैल्यू कब, जब जेड इक्वल टू a प्लस आई बी है तब। ठीक है, और एक और बात जान लीजिए, हालांकि इस सेशन में तो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में तो मेंशन नहीं है कंजुगेट ऑफ जेड, पर जान लीजिए आप कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है वो देखिए। कंजुगेट ऑफ जेड कहाँ, जबकि जेड क्या है, जेड इक्वल टू a प्लस आई बी है। कंजुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाई जेड बार। तो अगर आपका जेड इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो कंजुगेट ऑफ जेड बार इक्वल टू a प्लस आई बी बार, दैट इज इक्वल टू a माइनस आई बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a माइनस आई बी। ऐसी बात कर लिया हम लोग। बात है कि हमको तो मॉडुलस और आर्गूमेंट का खेल करना है यहाँ पे, मॉडुलस और आर्गूमेंट। मॉडुलस यहाँ समझ गए, आर्गूमेंट का हम लोग खेल समझेंगे अभी। आर्गूमेंट कैसे होता है, आर्गूमेंट अगर आप निकाल लिए किसी जेड का, किसी जेड, जब भी हम जेड बोलेंगे ना, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी जेड का तुम मॉडुलस निकाल लिए और आर्गूमेंट निकाल लिए, तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और कुछ करना है नहीं, बस जानना होगा कि पोलर फॉर्म कहते किसे हैं। एक बात बताइए, सब लोग को कार्टेशियन फॉर्म रेने डेकार्ट साहब
जो कि हम लोग को बताया कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन द प्लेन बाय द हेल्प ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ P है जिसका कोऑर्डिनेट है अगर x, y, इसका मतलब होता है क्या कि इस पॉइंट P से इस y एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं x, पॉइंट P से y एक्सिस के डिस्टेंस को x बोलेंगे और पॉइंट P से x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y होता है, ओरिजिन हो गया ये, ठीक है। हम लोग को पहले से पता है ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। और किसी अगर प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जिन दो नंबर्स का जरूरत होता है जिसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट कहते हैं, और हम किसी दो नंबर x और y से किसी पॉइंट को प्लेन में दिखा पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और सिस्टम है जो तुम जानते नहीं हो, उसी सिस्टम को हम लोग कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और सिस्टम जो तुम नहीं जानते हो, क्लास 10 तक नहीं पढ़ाया गया है, 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखना है उस सिस्टम को, यानी किसी पॉइंट P को प्लेन में लोकेट करने का जो तुम्हारे पास पहले से नॉलेज है, उस सिस्टम को कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और सिस्टम है जो किसी भी पॉइंट को हम प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। एक और सिस्टम है जिसके हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को प्लेन में लोकेट कर सकते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या है वो देखिएगा, शॉर्ट में देखिएगा, क्योंकि विस्तार में तो हम तब पढ़ाएंगे जिस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक को पढ़ाने आएंगे जब उसमें बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ मेरे को 1 से 8 क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए एक पॉइंट है प्लेन में P, समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए। प्लेन में कोई पॉइंट है P, तो P को हम लोग x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे कि x हो जाता है y एक्सिस से डिस्टेंस और y सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है x एक्सिस से डिस्टेंस। अगर एक हमारे विद्वान के मन में क्या आया ख्याल, आता ही था उनके मन में कभी कभी, क्योंकि वो बैठे होते थे तो उनके मन में कुछ चलता था। अगर पॉइंट P से, एक विद्वान के मन में क्या आया कि पॉइंट P से ओरिजिन तक एक डिस्टेंस ले लीजिए, पॉइंट P से ओरिजिन तक एक डिस्टेंस ले लीजिए, और ये थीटा, वो जो OP लाइन सेगमेंट बन गया, प्लेन में कहीं पे एक पॉइंट दोगे, उस पॉइंट P से ओरिजिन तक डिस्टेंस खींचना कोई बड़ा बात तो है नहीं, ठीक है। कहीं पे भी पॉइंट दे दो, प्लेन में कहीं पे भी पॉइंट दे दो, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। प्लेन में कहीं पे एक पॉइंट दे दो, पॉइंट से ओरिजिन तक एक डिस्टेंस खींच दो, ठीक है। अब डिस्टेंस को जब प्लॉट कर दिए तो OP एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब जब OP एक लाइन सेगमेंट हो गया तो वह x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, OX को बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, OX डैश को बोलते हैं नेगेटिव x एक्सिस। फिर से बात करेंगे, अगर प्लेन में कहीं पॉइंट है P, उस पॉइंट P से ओरिजिन तक एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर दीजिए, कर दिए। अब एक लाइन सेगमेंट क्या बन गया? OP का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसे कह दो थीटा। तो पॉइंट P का नया कोऑर्डिनेट का नाम दे दो r, थीटा। r बोलो OP को। OP जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, ओरिजिन O से जो डिस्टेंस है, अगर OP कह रहे हैं, उस OP को हम r बोल रहे हैं। मॉडुलस OP का मतलब होता है लेंथ ऑफ OP, अगर r है तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाता है r, थीटा, वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन एंड थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट OP with positive x axis in anti-clockwise direction. Once more, किसी पॉइंट P के लिए जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं r, थीटा, या r, थीटा में r is the distance of point P from the origin and theta is the angle made by the line segment OP with positive x axis in anti-clockwise direction. r, थीटा यह भी यूनिक है। जिस प्रकार से यह x, y किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक यूनिक तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिक, यहाँ पे यूनिक का मतलब क्या है? अगर पॉइंट P यहाँ हो गया, ठीक है, पॉइंट P अगर यहाँ हो गया, सिर्फ यहाँ पे, तो अब यह इस लाइन सेगमेंट का ये y जो है बढ़ गया। अब यहाँ का जो x, y होगा उसमें y इस y से डिफरेंट होगा। x भले ही सेम हो, क्योंकि ये दूरी अभी सेम है। अगर पॉइंट P थोड़ा इधर हो जाए
तो ये x भी बढ़ गया, ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x बढ़ गया और y सेम है। यानी पॉइंट को तुम कहीं भी ले जाओ x और y चेंज कर ही जाता है, एक नया कोऑर्डिनेट हो ही जाता है। यानी कि 2 नंबर के हेल्प से प्लेन पे जिस प्रकार हम पॉइंट को लोकेट करने में सक्षम हैं, उसी प्रकार r, थीटा से भी हम प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में सक्षम हैं। यहाँ पे एक्स वाई जो था, x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस एंड y मीन सेकेंड कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस। लेकिन यहाँ पे r, थीटा, r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट OP विथ पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस हो गया। अब देखो, अब r यह पॉइंट P अगर थोड़ा इधर होता, इसी लाइन पर थोड़ा नीचे होता तो इसका r घट गया, नया r, थीटा सेम, और नीचे होता नया r, थीटा सेम। अगर पॉइंट P यहाँ होता तो लाइन यहाँ तक चला गया। अब इस पॉइंट को तुम नए r से, क्योंकि r बढ़ गया ना यहाँ पे, अगर पॉइंट P पहले यहाँ पे था, जो यहाँ पे था उसको हम जो और मोटा कर दिए पॉइंट को, अगर ये r आप इसी लाइन पर आगे पीछे जाता है तो r चेंज हो जाएगा ना, वैल्यू r का, लेंथ कम हो गया, लेंथ ज़्यादा हो गया, r चेंज कर जाएगा। यानी नया पॉइंट को नए r, थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा सेम रहेगा हर हाल में, लेकिन r के चेंज कर जाने से कोऑर्डिनेट चेंज कर गया, भले थीटा सेम है। अगर मान लीजिए कि r यही हो, ये कि यहाँ से जो मोटा वाला है ना, ये OR, मान लीजिए कि OP है ये, अगर ये यहाँ पे आ जाए, सपोज कीजिए कि जो OP यहाँ पे था वही OP अगर यहाँ पे भी है, लेकिन थीटा चेंज कर गया, यहाँ पे थीटा बड़ा हो गया। यानी इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए r, थीटा कुछ और था, जबकि इसको लोकेट करने के लिए r, थीटा कुछ और है। इन दिस केस r तो सेम है यहाँ, और यहाँ r तो सेम है, थीटा बदल गया। यहाँ पे है अगर, और यहाँ पे है पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट, इस पॉइंट का r, थीटा, इस पॉइंट का r, थीटा में आपका r डिफरेंट है, इन दोनों में थीटा सेम है, एंगल सेम है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये एक ही लाइन पर है तो थीटा सेम रहेगा, पर r डिफरेंट है। इस पॉइंट के लिए ये r है और इस पॉइंट के लिए ये r है, जबकि यहाँ के लिए r, ये अगर इस 2 पॉइंट में हम चेक करें, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट में r तो सेम है बट थीटा डिफरेंट है। इस पॉइंट के लिए थीटा ये है और इस पॉइंट के लिए थीटा ये है। मेरा कहने का तात्पर्य है इन शॉर्ट कि किसी भी पॉइंट को प्लेन में लोकेट कर सकते हैं r, थीटा से, और ये एक नया सिस्टम है किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, कहते हैं पोलर सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है। और इस प्लेन को, जिस प्लेन पर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज कीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3i, तो ये एक पॉइंट P को लोकेट करता है 2, 3 को। ये आपका जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन जो कहते थे हम लोग, अगर इस पर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 1, 2, 1, 2, 3, दिस पॉइंट इज 2, 3, और यह पॉइंट P लोकेट करता है, यह पॉइंट P रिप्रेजेंट करता है 2 + 3i को। और इस प्लेन को अब हम लोग कहते हैं, नया नाम रखे हैं, इस प्लेन को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में इसको अच्छे समझाएंगे हम, ठीक है, जब पढ़ाएंगे इसको तो कॉम्प्लेक्स प्लेन और जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं इस प्लेन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, ठीक है। यहाँ जो थीटा, यहाँ फिर देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं कि अगर कोई z, यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इसको पॉइंट P को अगर आप x + iy बोलिए, x + iy बोलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, अगर कोई z, ऐसे लिखें, अगर कोई z x + iy है तो पॉइंट P x, y को ये लोकेट करेगा, और अगर ये थीटा है और ये आपका OP जिसको हम लोग r बोल रहे हैं, तो इस थीटा को ही हम लोग कहते हैं, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z = थीटा। इसको हम लोग इसको हम लोग शॉर्टली आर्ग और ब्रैकेट में z लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ग z कहते हैं, या एम्पलीट्यूड z यानी कि एम्प z से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सीखेंगे। अभी ये एक शॉर्ट आइडिया था, अगर आप समझ गए तो ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप बिना कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को पढ़े ये ना करें तो बेहतर है, ठीक है। और अभी एक हल्का आइडिया दिए थे, क्यों दिए थे आइडिया, जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए आइडिया है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए एक आइडिया है कि हम लोग इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिएगा। बाप, ये तो 20 मिनट हो गया जी लगभग,
ठीक है जी, जो अभी आगे फॉरवर्ड करके आप देख सकते थे। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, पॉज कीजिए। बोर्ड को इरेज कर दिए हैं जो भी नीचे लिखे थे, और हम बता दें कि 10 मिनट 12 मिनट का बात होना था, बट अभी 20 मिनट हो गया है, और इसलिए हो गया क्योंकि हमको थोड़ा समझाना था। पोलर फॉर्म अभी भी आप समझे नहीं होंगे, एक बात बताना चाहेंगे हम, तब क्वेश्चन करेंगे। यह पॉइंट P है, अगर कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z एक्स प्लस आई वाई को आप यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y बोलते हैं। सोचिए कि अगर OP R है, OP क्या है, R है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मान लीजिए L, ये थीटा जिसको आप आर्गुमेंट ऑफ z कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट P है तो नो डाउट कि ओरिजिन से लेके OL का दूरी जो, ओरिजिन से लेके पॉइंट L का डिस्टेंस, OL होगा x और PL होगा y, ये पता है आपको, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, अगर OP को आप R कह रहे हैं तो इसी पॉइंट P को आप r, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो r, थीटा और x और y में क्या संबंध है, यही पता करना मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस पॉइंट P को अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो x y बोलते हैं, वहाँ पे x का मीनिंग हो जाता है OL, यानी कि ये OL और ये दूरी बराबर होगा, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस y एक्सिस से, जबकि PL जो है आपका y, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट y x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है पॉइंट P का। तो आप समझ रहे हैं कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यदि x का y है तो OL x होगा और PL y होगा। लेकिन अगर पॉइंट P में OP का दूरी r है और OP x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाया तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r, थीटा होता है। यह ऊपर जो है वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है, जबकि ये r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ r पहला कोऑर्डिनेट का मतलब ऐसा नहीं कि OL का दूरी r है, नहीं, r का मतलब OP, थीटा का मतलब एंगल। तो x y और r, थीटा में क्या संबंध है जरा देखा जाए। अगर कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल OPL में साइन थीटा क्या होगा बताइए, साइन थीटा इक्वल टू P/H y/r, और कॉस थीटा इक्वल टू B/H यानी कि x/r। आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं y इक्वल टू r साइन थीटा, और कह सकते हैं x इक्वल टू r गया लेफ्ट में तो r कॉस थीटा। x तो मालूम चल गया कि अगर आप कोई x, y जो कह रहे हैं उसका मतलब x का मतलब r कॉस थीटा और y का मतलब r साइन थीटा, ठीक है। x और y में ये संबंध है, x y r और थीटा में x y r और थीटा में संबंध है कि x इक्वल टू r कॉस थीटा और y इक्वल टू r साइन थीटा। तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो z बन जाएगा x का मतलब r कॉस थीटा प्लस i, और y का मतलब r साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ z माने कॉम्प्लेक्स नंबर। z अगर x प्लस आई वाई है उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक है। इसी को कोई r कॉमन ले ले तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। बस यही करना है आपको। यहाँ जो लिखा है ना 3 से लेके 8 तक, ये सारा क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में करने का मतलब z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के फॉर्म में कर देना है, इतना ही काम करना है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका, ये जरूरी है थोड़ा आपके लिए। और अब क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक लगातार काम करेंगे हम लोग। पॉज। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से काम करते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से। अभी ये जो 24 मिनट का बात हो गया ना, ये आइडिया दिया हम आपको कि अभी अच्छा ये नहीं है कि पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो पढ़ने के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। ये सिर्फ एक आइडिया है कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर वो थोड़ा देख लें। 10 मिनट 12 मिनट बोले थे, हो गया 22-24 मिनट इसमें समझाने में। जो लोग पढ़े हैं वो यहाँ से अगर देख रहे हैं, अगर जो लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कॉम्प्लेक्स का, अब उनको यहाँ से उनके काम का लायक है इस क्लास में, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। क्वेश्चन 1 z फाइंड द मॉडुलस। आप जानते हैं कि मॉडुलस z यहाँ पे दिया है क्या, z इक्वल टू -1 - i√3, और निकालना क्या आपको मॉडुलस z।
तो मॉडुलस जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों भाई? तो यह एक्चुअली है क्या, यह जेड है -1 प्लस आई -√3, ए प्लस आई बी, ए बराबर -1 और बी बराबर -√3। तो मॉड जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए -1 का स्क्वायर प्लस बी -√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 प्लस माइनस है स्क्वायर है पॉजिटिव, √3 का स्क्वायर 3, दैट इज इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। तो आपका निकल गया मॉडुलस ऑफ जेड निकल गया। ठीक है, और उसमें आर्गूमेंट जेड निकालना है। आर्गूमेंट के लिए लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, और यह एक आपने अगर पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता होगा, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल डिफाइंड बाय tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ देखिए यहाँ पे इमेजनरी, मॉडुलस ऑफ इमेजनरी जेड बटा रियल जेड। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजनरी जेड बटा रियल जेड, ये आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में tan अल्फा के लिए वैल्यू। और ये कहाँ मिलेगा आपको, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो आप जब मेरा देखेंगे तो वहाँ पे आप समझेंगे इस चीज़ को। इमेजनरी जेड, तो इमेजनरी जेड किसे बोलते हैं भाई, तो आपको पता है ना कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी में ए इज कॉल्ड रियल जेड एंड बी इज कॉल्ड इमेजनरी जेड। ठीक है, अगर इस जेड इक्वल टू हम एक्स प्लस आई वाई बोलेंगे, अगर इसी जेड को हम a प्लस आई बी में ना बोल के x प्लस आई वाई में बोलेंगे तो x इज कॉल्ड रियल जेड एंड y इज कॉल्ड इमेजनरी जेड। तो कई जगह आपका यहाँ पे इमेजनरी जेड बटा रियल जेड में y बटा x भी कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि मॉड y बटा x भी लिखा मिलेगा आपको tan अल्फा इक्वल टू, तभी काम चल जाएगा। अगर a प्लस आई बी है तो यहाँ पे हम मॉडुलस b बटा a बोल सकते हैं इसको, ये वाला ना ज़्यादा चलता है, देखने को ज़्यादा मिलेगा आपको। चलिए हम तो लिख ही दिए इमेजनरी जेड बटा रियल जेड, अब आप a प्लस आई बी लो या y या x प्लस आई वाई लो, बात कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इमेजनरी जेड का मतलब यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, ये आपका जो a प्लस आई बी में b इज कॉल्ड इमेजनरी जेड, यहाँ पे -√3 बटा रियल जेड भी -1 है, मैथ कैंसिल, ये हो गया मॉड √3/1 इक्वल टू मॉड √3 इक्वल टू क्या, √3। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू क्या मिला, √3, एंड tan अल्फा अगर √3 है दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू अल्फा, एक्यूट एंगल अल्फा है यानी कि 0 से 90 के बीच में। तो tan अल्फा अगर √3 है, आपने 10th में पढ़ा है 0 से 90 के बीच में, अगर आपका tan अल्फा √3 है, अल्फा के किस वैल्यू के लिए tan का वैल्यू √3 होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, 60 को आप रेडियन में कहते हैं π/3, π/3 कहते हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पढ़े हैं है ना, तो पता होगा आपको कि यहाँ पे रेडियन में हम 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, अल्फा इक्वल टू π/3। ठीक है, अब हमको आर्गूमेंट जेड निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा के लिए क्या है तरीका, पहले देखिएगा कि आप जो देख रहे हैं यहाँ जेड इक्वल टू -1, सिंस क्लियरली जेड इक्वल टू -1 √3 represented by the point P, माना कि कोई पॉइंट P, तो किसको करता है रिप्रेजेंट, पॉइंट P को, पॉइंट P क्या होगा -1, -√3 रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट -1, -√3 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन पर यह जो z इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है यह पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और पॉइंट P चूँकि दोनों ही कोऑर्डिनेट निगेटिव, यह किस कोऑर्डिनेट अप्लाई करेगा, निगेटिव थर्ड कोऑर्डिनेट में, रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट P लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों निगेटिव है तो, और थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बस एक खेल है यहाँ पे, समझना यहीं पे है, इतना ही समझना है यहाँ पे। आर्गूमेंट इक्वल टू थीटा, देखिएगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका कोई अल्फ़ा, ये अगर कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे आपका होगा अल्फ़ा, थीटा जो है अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। सेकेंड में थीटा पाई माइनस अल्फ़ा के बराबर होगा।
थर्ड में थीटा पाई प्लस अल्फ़ा या रुकिएगा यहाँ पे समझिएगा, पाई प्लस अल्फ़ा, और फोर्थ में क्या पढ़ा आपने 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ये है साइन ऐसे। लेकिन इसी को आप पढ़िएगा, ये जो वैल्यू हुआ वह थीटा का वैल्यू हो गया 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक। और ये जो वैल्यू यहाँ पे दिखेगा, अगर आपका क्लॉकवाइज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज चले, तो इसमें आपका थीटा जो है वो अल्फ़ा के बराबर, इसमें थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, इसमें थीटा यहाँ से चलते हैं उल्टा चला, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, इसी का निगेटिव हो गया। और सेकेंड में यहाँ पर नीचे से उल्टा जब सेकेंड हुआ, लेकिन ये है कौन सा क्वाड्रेंट, ये थर्ड है क्वाड्रेंट, यहाँ से इधर थीटा इक्वल टू इसी का निगेटिव माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, यही तरीका है, ठीक है ना, यही तरीका है पता करने का। थीटा इक्वल टू माइनस लगा दिए, पाई माइनस अल्फ़ा, कुछ नहीं है यहाँ अल्फ़ा, और सेकेंड वाले में पाई माइनस अल्फ़ा। आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, अगर उल्टा चल रहे हैं माने क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसी अल्फ़ा का निगेटिव, इसी पाई माइनस अल्फ़ा का निगेटिव, जिसको कि कोई कह सकता है माइनस इंटू माइनस, यहाँ प्लस अल्फ़ा माइनस पाई भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। यहाँ पर जो थीटा है उसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस पाई से लेके पाई इक्वल टू पाई, नॉट यहाँ ना इक्वल टू पाई। ये आपका थीटा जो है माइनस पाई से पाई के बीच में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग ये ज़्यादा यूज करते हैं। अगर कोई आंसर आपका इसमें, अगर कोई आर्गूमेंट इसमें निकालता है तो भी गलत नहीं है, बट हम लोग इसमें करेंगे सारा, ठीक है ना। आपके बुक का आंसर भी मेनली इसी में आएगा सारा, पर दोनों ही सही है, ओके। तो आर्गूमेंट जेड, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए हैं, और नहीं तो फिर हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्गूमेंट जेड इक्वल टू थीटा, और थीटा चूंकि यहाँ पे आपका जो पॉइंट पी है वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण ये होगा वैल्यू क्या, थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या आपका माइनस पाई, माइनस अल्फ़ा क्या आपका पाई बाई 3 इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू माइनस 3 पाई से 1 पाई गया 2 पाई बाई 3, फाइनली माइनस 2 पाई बाई 3 इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड। पहला क्वेश्चन आप ठीक से समझ गए होंगे। और अगर बता दें आपको कि अगर ये आपका क्वाड्रेंट थर्ड के बजाय सेकेंड में लाई करता या फोर्थ में लाई करता, सेकेंड में करता, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ निकाला जा चुका है। अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी जेड बटा रियल जेड, और फिर अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा निकालने के बाद आर्गूमेंट जेड इक्वल टू थीटा, और थीटा वो चेक करना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाए, अगर पॉइंट पी से रिप्रेजेंट किया जाए तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो देखना होता है। फर्स्ट में लाई करता है जो अल्फ़ा आएगा वही थीटा हो जाएगा, सेकेंड में लाई करता है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में लाई करता है थीटा इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट पाई माइनस अल्फ़ा, और फोर्थ में लाई करता है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। बस इतना ही काम करना है। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि अगर थीटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ में न लाई करके अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी, ठीक है, उसमें बात करेंगे। तो क्वेश्चन 1 नंबर तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन 2 खुद ही बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन 2 करेंगे हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है z इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आई, मॉडुलस z इक्वल टू, बाबू इसको लिख सकते हो आप माइनस रूट 3 ऐसे, आप प्लस आई इंटू 1। इससे क्या है ना कि a प्लस आई बी, a इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड b इक्वल टू 1। तो मॉड z इक्वल टू होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 इक्वल टू रूट 4 बराबर 2। और अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कि मॉड तो निकल गया, यानी कि मॉडुलस निकल गया, आर्गूमेंट जेड चाहिए। क्वेश्चन 2 का आर्गूमेंट चाहिए। आर्गूमेंट जेड के लिए फिर वही, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, अल्फा बी द एक्यूट एंगल डिफाइंड बाय व्हाट, डिफाइंड बाय tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस इमेजिनरी जेड बटा रियल जेड इज इक्वल टू मॉडुलस इमेजिनरी जेड, मतलब कि आई का कोफिशिएंट को बोलते हैं इमेजिनरी जेड, 1 है 1, और रियल जेड मतलब कि जो बाहर में जो पहले जो रियल नंबर आपका है a प्लस आई बी में a के वैल्यू को, a प्लस आई बी में a के वैल्यू को रियल नंबर कहते हैं हम लोग, रियल पार्ट ऑफ जेड कहते हैं हम लोग, माइनस रूट 3।
तो मॉड में नेगेटिव खत्म, आपका हो गया आपका क्या, ये बचेगा क्या, ये बचा 1/√3। और आप जानते हैं, आपको पता है कि दैट इम्प्लाई अल्फा इक्वल टू 1/√3 होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के लिए, जिसको हम लोग π/6 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, π/6 कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आर्गूमेंट जेड निकालना है। लेकिन आर्गूमेंट जेड के लिए आर्गूमेंट ऑफ जेड के लिए पता होना चाहिए यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है वह अगर किसी पॉइंट को लोकेट करता है तो किस क्वाड्रेंट पर लाइक करेगा। देखिए, चूँकि जेड जो है, क्लियरली जेड जो है -√3 + i रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट P, किस पॉइंट को करेगा, -√3, x + iy, x, y, √3 -√3, -√3, 1 लाइज इन माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। माइनस प्लस कहाँ लाइक करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में यहाँ पे होता है प्लस, फर्स्ट वाले में, सेकेंड में होता है -, थर्ड में होता है -, और फोर्थ में होता है +, ठीक है ना। तो -, लाइक करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, वट थीटा एंड थीटा सेकेंड में लाइक करेगा, सेकेंड में थीटा इक्वल टू होता है π - अल्फा, इक्वल टू π - अल्फा। अल्फा कितना आया है, π/6, 5 π/6। यू गॉट इट। मॉडुलस निकल गया और आर्गूमेंट निकल गया 1, 2 का। और क्वेश्चन नंबर जो अगला है 3 से लेकर 8 तक, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपका x + iy के फॉर्म में है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, बच्चों बता दें कि जब आप मॉडुलस निकाल लिए ना, और जब आप आर्गूमेंट निकाल लिए, ठीक है, तो वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बस एक फॉर्मेलिटी बचता है। अगर आपको मॉडुलस पता है जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, और आर्गूमेंट पता हो गया, तो इसके बाद का जो कार्यक्रम है उसको वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वह बस एक फॉर्मेलिटी है। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 2 को ही अगर आपको, जो कि अभी यहाँ पे है -√3 + i, इसी -√3 + i, इसी जेड को अगर आप चाहते हैं कि पोलर फॉर्म में लिखें, हालांकि क्वेश्चन 3 से ऐसा है, लेकिन चाहते हैं तो क्या करना होगा भाई, मेरे को जेड पता ही, मॉडुलस जेड पता ही है, आर्गूमेंट जेड पता ही है, और आपको पता है कि जेड इक्वल टू x + iy को लिखते हैं हम लोग क्या, पोलर फॉर्म में, जेड इक्वल टू r cos थीटा + ir sin थीटा। और बताया आपको अभी कुछ देर पहले हम कि ये जो आपका जो पॉइंट है P, इसमें ये r होता है, और r का वैल्यू जो होता है ना, r इक्वल टू वो मॉड जेड होता है, यानी कि √x² + y²। किसी भी z इक्वल टू x + iy के लिए, अगर ये x है यहाँ से यहाँ और ये y है, तो r इक्वल टू √x² + y² बाई पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता है। अगर ये दूरी, अगर पॉइंट P है कोऑर्डिनेट x y, और ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में, और अगर ये थीटा है तो इसी पॉइंट P को कहते हैं r, थीटा, r इक्वल टू √x² + y²। और पता ही आपको कि √x² + y² को हम मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। तो r इक्वल टू मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू r कॉमन लिए तो cos थीटा + i sin थीटा। आपको r पता है, r का मतलब मॉड जेड, और मॉड जेड निकाल चुके हैं क्वेश्चन 2 का 2, और cos थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 5 π/6 + i sin 5 π/6। बच्चों देख लो, मॉडुलस जेड पूछा निकाल चुके, आर्ग जेड पूछा निकाल चुके, और इस क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट कर दिए किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। पूछा नहीं गया था, यानी ये जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म में हम इस जेड को, क्वेश्चन 2 के जेड को कन्वर्ट कर दिए। हम क्यों बना दिए क्वेश्चन 2 को, हम क्यों कन्वर्ट कर दिए, ये है बताने के लिए तुमको कि अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू फाइंड ओनली the modulus of z and the argument of z. If you find out the modulus of z and argument of z, then you can easily convert any complex number z equal to x + iy in the form r cos theta + ir sin theta. This form is called polar form, or sometimes this form is called trigonometric form। ठीक है, तो हम लोग अभी
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम अभी बोर्ड को इरेज करेंगे। आप बोर्ड को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड को हम इरेज करके क्वेश्चन 3 से लेकर 8 तक करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए। अब क्वेश्चन 3 से हम लोग क्वेश्चन 8 तक करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चा ठीक से देख लो, बस क्वेश्चन नंबर 3 को ठीक से देख लो, बाकी 3 से लेकर 8 तक सेम वे में प्रोसीड करेंगे। 3 को ठीक से देख लो, सीख जाओगे, ठीक है। हालांकि 2 को देखे थे अभी, पोलर फॉर्म में समझा दिए थे, बट फिर भी तुम 3 को देख लो ठीक से। हम थोड़ा स्लो मोशन में इसको बता देते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई, ठीक है, जिसको कि 1 प्लस आई इंटू -1 यानी कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिए। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब मॉड जेड इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रहे इसी मॉडुलस ऑफ जेड को हम लोग r कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ मॉडुलस जेड पूछा नहीं है, यहाँ पे वर्ड ही नहीं किया है, तो क्या बोल दिए? सीधा बोलिए कि देयरफॉर r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कि r इक्वल टू मॉडुलस जेड, और आज हम थोड़ा बहुत बात किए हुए हैं। r इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का मतलब, यहाँ a और b लिखने का जरूरत नहीं है, a का मतलब 1 का स्क्वायर और b का मतलब -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2। r निकल गया, मॉडुलस जेड निकल गया। आर्गुमेंट जेड, पहले और दूसरे क्वेश्चन में आप यही किए थे, मॉड जेड निकाले थे, मॉडुलस जेड निकाले थे और आर्गुमेंट निकाले थे। आर्गुमेंट के लिए क्या करना होता है? लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, अल्फा बी द एक्यूट एंगल डिफाइंड बाय व्हाट? डिफाइंड बाय tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस इमेजिनरी जेड बटा रियल जेड। आप इसको y बटा एक्स भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ y बटा एक्स भी लिख सकते हैं, अगर मन में इसको x प्लस वही मान लेते हैं आप। तो इमेजिनरी जेड क्या यहाँ पे ये i का कॉफिशिएंट इमेजिनरी जेड, और जो यहाँ पे अकेला बचा है रियल बिना विदाउट i, जो i के बिना है उसको बोलते हैं रियल जेड 1 इज इक्वल टू मॉड -1 बटा 1 मतलब -1, जो कि क्या बनता है आपका +1 बन जाता है। मॉड से बाहर आता है तो निगेटिव खत्म, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। tan अल्फा 1 दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू π/4। आपको पता होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो z है ना, सिंस z इक्वल टू 1 माइनस आई इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट P। क्या पॉइंट P? क्या 1, -1। देखिए x प्लस IY में x क्या है? 1 है, 1, y क्या है? -1 है, तो 1, -1 से रिप्रेजेंट होगा। विच इज क्लियरली लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? प्लस माइनस कहाँ अप्लाई करता है? 4th क्वाड्रेंट में, है ना। इसमें क्या आपका प्लस, इसमें माइनस, 3rd क्वाड्रेंट में माइनस और 4th में प्लस। तो 4th क्वाड्रेंट में लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में लाइज करेगा अगर, तो आपको क्या है नियम बताया, मालूम है आपको? फर्स्ट में थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड में ये और फोर्थ में ये पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर आर्गुमेंट जिसको कि आर्ग जेड कहते हैं इज इक्वल टू थीटा, और चूंकि थीटा यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट पर लाइक कर रहा है, 4th में होता है थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस π/4। ये आपका मॉड जेड निकल गया √2 और आर्गुमेंट जेड निकल गया -π/4, यानी क्वेश्चन 1 और 2 में तो ये काम किए ही हैं। तो क्वेश्चन 3 जो आप बारीकी से और स्लोली समझ रहे हैं, तो 3 में देख लो बाबू, 3 में हम लोग मॉडुलस जेड निकाल चुके और हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल चुके, ठीक है। और अब इस जेड जो कि 1 - i है ना, इसको हम लोग अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है पोलर फॉर्म? यहीं पर लिख लीजिए, एंड लेट जेड इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे क्या हुआ ना कि r कॉमन ले लिए, लेट दिस इज इट्स पोलर फॉर्म, यही मान लिए, ठीक है। तो देयरफॉर r निकाल दिए, ये स्टार्टिंग में करना चाहिए था, तो थोड़ा सुंदर हो गया बात। अब क्या करेंगे? देयरफॉर अब z इक्वल टू क्या है वहाँ पे? r
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना लाए हैं मॉड जेड रूट टू इंटू कॉस थीटा, थीटा का मतलब -π/4, ठीक है, प्लस आई साइन थीटा, आई इंटू साइन थीटा, थीटा का मतलब -π/4 हो गया, कन्वर्ट हो गया। जेड जो कि 1 - i था, इसी 1 - i को हम लोग क्या बोल सकते हैं पोलर फॉर्म में √2 अंडर ब्रैकेट कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4। आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आंसर शीट में यही फॉर्म ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन हम बता दें बच्चे अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं √2 कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हैं कॉस π/4 और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो -i साइन π/4 भी लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ये सही है। और नॉर्मली दूसरे बुक में आपको ये मिलेगा इस तरह क्वेश्चन का आंसर, ये भी सही है। आप जानते ही हैं ना कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया तो माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस बाहर आ गया आई साइन π/4। ये क्वेश्चन 3 ठीक से देख लीजिए इसको, आज के सेशन में केवल क्वेश्चन 3 भी आप समझ लीजिए ठीक से, नहीं समझे हो दोबारा देख लीजिए सिर्फ क्वेश्चन 3 को, तो 1 से लेके 8 तक का काम हो गया ठीक से। अगर देख लें आप तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन 3 आप नोट कर लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8 किया जाएगा, पॉज। अभी आप बोर्ड देख रहे हैं और बोर्ड पे ना अभी क्वेश्चन 4 का हम सॉल्यूशन पूरा बना के लिख दिए, क्योंकि 46 मिनट के आसपास हो गया अभी हमारा वीडियो, और 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो मेरे को नहीं बनाना होता है। अब 2-4 मिनट हो जाए कोई बात नहीं, 1 घंटा के अंदर रखना होता है, 1 घंटा के आसपास रखना होता है, ताकि तुम्हारा 1 घंटा डेली का 1 घंटे का टाइम जाए मेरे साथ। 1 घंटा नहीं जाएगा, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तुम्हारा टाइम 1.5 घंटा जा सकता है 1 घंटे के वीडियो को देखने में। वीडियो को पॉज करना होता है, कभी कभी रिवाइज थोड़ा सा बैक करके देखना पड़ता होगा। क्वेश्चन 4 इसलिए हमको ना मेरा टारगेट है कि हम तुम्हारा 1 घंटा ले रेगुलर, ताकि तुम ठीक से पढ़ सको। चलो बच्चे, क्वेश्चन 4 इसलिए बना दिए क्योंकि अभी बोले क्या थे हम कि क्वेश्चन 3 को अगर ध्यान से देखोगे तो 3 से 8 तक सब क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 इतना ही आसान अगर तुमको लगा होगा, अगर ठीक से देखोगे तो उससे ज़्यादा आसान अब तुमको क्वेश्चन 4 लगेगा। तो क्या करना होता है कि जैसे क्वेश्चन दिया 4 -1 + i, तो सबसे पहले क्या बोल दिए लेट z इक्वल टू -1 + i। इसको हम लिख दिए x + iy या a + ib के फॉर्म में -1 + i × 1 एंड लेट इट्स पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ r दैट इज मॉडुलस ऑफ z एंड इफ वी फाइंड थीटा दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, देन वी कैन कन्वर्ट दिस complex number -1 + i in the form z is equal to r under bracket cos theta plus I sin theta. What we have to find only? We have to find only r and theta. The value of r and the value of theta we have to find only. Then we can easily convert any complex number in their polar form. Okay. तो करना क्या बाबू कि हमको अभी r निकालना है, ठीक है। r इक्वल टू मॉडुलस z दैट इज इक्वल टू √x² + y²। समटाइम्स वी से √a² + b²। वी ऑल्सो कैन से दैट √x² + y²। ओके, तो x -1 का स्क्वायर, y 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2 हेयर। लेट अल्फा विद द अक्यूट एंगल डिफाइंड बाय tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z को लिखा जा सकता है y/x, ऐसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू y या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1 एंड रियल पार्ट ऑफ z x -1 यहाँ पे है, तो ये 1/-1 मॉडुलस में है, निगेटिव खत्म, +1। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 और अल्फा एक्यूट एंगल है, तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/4। सिंस z इक्वल टू -1 + i रिप्रेजेंट करेगा किसी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर -1, 1 और -1, लाई करेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन के सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको पता है माइनस है पहला कोऑर्डिनेट और सेकेंड कोऑर्डिनेट प्लस, तो -, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, और आपको पता है आर्गुमेंट z इक्वल टू क्या होता है थीटा। हेलो, यहाँ पे थीटा छूट गया लिखना, लिख दे रहे हैं हम।
देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। पता है ना आपको सेकेंड में कैसा होता है, पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई 4, अल्फा का वैल्यू क्या है, पाई 4, दैट इज इक्वल टू 3 पाई 4। यानी कि मॉडुलस निकल चुका, आर्गुमेंट निकल चुका, जैसा कि क्वेश्चन 1 और 2 में किए थे। लेकिन जब सिर्फ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ओनली हमको आर और थीटा के वैल्यू को सेट कर देना होता है, सिर्फ सेट कर देना होता है। कहाँ पे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। हेलो, आर अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में बस सेट करना होता है। तो आर का वैल्यू जो कि मॉडुलस का वैल्यू था √2 बाहर में, कॉस थीटा यानी कि थीटा के प्लेस पे 3 पाई बाई 4 जो कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू -1 प्लस आई। ओके, क्वेश्चन 4 हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा। क्वेश्चन 5 भी हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से 4 को हम पहले से बना दिए थे ताकि आप देख सकें केवल सोल्यूशन को, 5 को भी हम बना दिए ताकि आप देख सकें सोल्यूशन को। जैसा क्वेश्चन 3 को समझाया था ना, 4 और 5 सेम टू सेम अब है ना, 4 और 5 सेम टू सेम। लेट, यहाँ 5 क्वेश्चन है -1 माइनस आई, लेट जेड इक्वल टू -1 माइनस आई, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस आई अंडर ब्रैकेट -1। लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, x प्लस आई वाई, एक्स की जगह पे -1, y की जगह पे -1। लेट इट्स पोलर फॉर्म बी z इक्वल टू आर अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सिंस देयरफॉर r इक्वल टू मॉड z और निकाल दिए √2। यहाँ पे √x² प्लस y² पढ़िए या √a² प्लस b² पढ़िए। तो ये आपका -1 का होल स्क्वायर निकल गया √2। लेट अल्फा विद एक्यूट एंगल, तो tan अल्फा इक्वल टू मॉड y बटा x, या y को आप बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z बटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो -1 बटा 1 कट के 1 आ गया, बस सब कुछ करके 1 आ गया है ना। और tan अल्फा अगर 1 है तो अल्फा इक्वल टू tan पाई 4 नहीं, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पाई 4। सिंस z इक्वल टू -1 माइनस आई इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट p -1 है ना, -1 x, y के द्वारा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे यह कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और माइनस होने के कारण दोनों कोऑर्डिनेट माइनस होने के कारण थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, थर्ड में है ना, इसमें लाई होता है तो माइनस। और थर्ड में अगर कोई आपका थीटा जाएगा तो थीटा इक्वल टू होना चाहिए माइनस अंडर ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा। ओके, यही होता है थर्ड में। तो आर्गुमेंट जेड इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा, और अल्फा आपका पाई 4 सिंप्लीफाई करके -3 पाई 4 आ गया लास्ट में। यानी कि आप मॉडुलस जेड निकाले, आर्गुमेंट जेड निकाले, और जेड इक्वल टू पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में आर पुट कीजिए √2 जो आप निकाले थे, और थीटा पुट कीजिए -3 पाई 4, तो आप ये पाएंगे। NCERT के आंसर शीट में आपका ये आंसर होगा, आप उसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लो बाबू। और अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फिर 7 और 8 पॉज। और ये क्वेश्चन नंबर 6, हाँ देखिए क्वेश्चन 6 भी हम बना चुके हैं, आप बोर्ड पर देख लीजिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी है ना, ये सिर्फ -3 है। -3 भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यह भी a प्लस वह सारा नंबर जो a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जा सके उससे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो -3 को लिखा जा सकता है z इक्वल टू -3, जिसको लिख सकते हैं -3 प्लस I0, यह आपका x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, या a प्लस आई बी कह सकते हैं के फॉर्म में है। x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 0, दोनों ही रियल नंबर है। x y मस्ट बी रियल नंबर और है, -3 रियल नंबर, 0 रियल नंबर। लेट इट्स पोलर फॉर्म बी z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि करते आ रहे हैं हम लोग। r देयरफॉर r इक्वल टू मॉड z निकाल चुके, √x² प्लस y², x से -3 का स्क्वायर प्लस y आपका है 0 का स्क्वायर, 3 आ चुका। लेट अल्फा विद द एक्यूट एंगल डिफाइंड बाई tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस y बाई एक्स इज इक्वल टू y इमेजिनरी पार्ट 0 है, x से -3, 0 बटा -3 0 आ गया। tan अल्फा 0, अल्फा इक्वल टू 0, चूँकि अल्फा एक्यूट एंगल है यहाँ पे 0 के बराबर ही आ जाएगा। एक्यूट एंगल तो 0 से और 90 के बीच में होता है, यहाँ पर अल्फा क्या आ गया आपका 0 आ गया। अच्छा देखिएगा, जब अल्फा आपका 0 आ जाता है ना तो z इक्वल टू -3 प्लस I0,
जब अल्फ़ा आपका 0 आ जाता है तो अभी क्या यहाँ पे यहाँ देखिएगा, अगर 0 आ गया तो यहाँ देखिएगा z इक्वल टू -3 प्लस I0 लाइज, चूँकि -3 है ना तो -3 कहाँ लाई करता है, -3 कहीं 1 2 3 -3, ये जो पॉइंट है यह -3 है, पॉइंट दिखाएगा -3, 0 को, यह पॉइंट दिखाएगा नेगेटिव। ओरिजिन यहाँ हो गया, ओरिजिन से लेफ्ट में 3 यूनिट लेफ्ट में, यानी दिस पॉइंट इज -3, 0 को करेगा रिप्रेजेंट। अगर इसको हम लिखें इस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो -3 प्लस I0 लिख सकते हैं, यानी कि यह किसी क्वाड्रेंट पर लाई नहीं कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, यह लाई कर रहा है नेगेटिव x एक्सिस पर। विद्यार्थियों ध्यान दो एक बात, अभी एक नया बात सीखो, एक नया बात सीखो, ये भी सीखो। जब बात हम किए थे कि जब क्वाड्रेंट पर लाई नहीं करेगा तो क्या होगा एंगल, हम क्या बोले थे उस वक्त कि जब क्वेश्चन करेंगे तो बात करेंगे, वो समय आ चुका है, बात करते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो नेगेटिव x एक्सिस पे हो तो आप लीजिएगा थीटा इक्वल टू पाई। और आप जब पढ़ाया गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो लोग थ्योरी पढ़ के आए हैं उनको पता है, अगर वो पॉजिटिव x एक्सिस पर कहीं लाई करेगा, सपोज 3, 0, 2, 0, √2, 0 ऐसा कुछ, तो थीटा लीजिएगा आप 0। अगर सिर्फ इमेजिनरी लाई करेगा नंबर, जैसे कि 2i, 3i फॉर एग्जांपल, अगर z इक्वल 2i है, इसका मतलब होता है 0 + 2i, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,2, तो 0,2 कहाँ लाई करेगा, ये अगर 1 है और ये अगर 2 है तो यहाँ लाई करेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज 0,2, और यह पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2i को, 0 + 2i यानी कि 2i को रिप्रेजेंट कर रही है इमेजिनरी, यह y एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लीजिए 0,-2, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है z इक्वल टू -2i को। यूँ कहिए 0 प्लस, यूँ कहिए कि 0 प्लस i -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है z, इस पॉइंट को। अगर आपका पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो थीटा बोलिएगा -π/2। क्या बोलिएगा, थीटा। अगर आपका नेगेटिव y एक्सिस नीचे में लाई करेगा अगर, तो आप थीटा यहाँ लीजिएगा -π/2। अगर O से लेके y कहीं पे भी पॉजिटिव y एक्सिस कहीं पे थीटा लाई करेगा, कहीं पे पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, तो थीटा लीजिएगा π/2, बस यही रूल है। अगर O से लेके y तक कहीं लाई करे, थीटा इक्वल टू π/2। O से लेके x कहीं लाई करे, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। अगर O से x डैश कहीं लाई करे, थीटा इक्वल टू पाई। O से y डैश कहीं लाई करे, थीटा इक्वल टू -π/2, बस यही रूल है। हम बोले थे कि हम बात करेंगे बीच में, अगर कोई पॉइंट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से हो जो प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो, वह प्योरली रियल मतलब सिर्फ रियल पार्ट उसमें है, प्योरली इमेजिनरी उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 है। प्योरली रियल वह है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट ना पढ़े हैं हम, बस यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए हम बस हल्का सा हिंट दे दिया आपको कि अगर कोई नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से हो जो प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी हो, प्योरली रियल होगा तो वो x एक्सिस पर लाई करेगा, और प्योरली इमेजिनरी होगा तो वो y एक्सिस पर लाई करेगा। ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़े हैं। तो प्योरली रियल के लिए अगर आपका O से लेके x में कहीं लाई कर रहा है तो थीटा लीजिएगा 0, जो यहाँ बात कर चुके हैं। O से लेके x डैश कहीं लाई कर रहा है तो थीटा लीजिएगा पाई। O से लेके कहीं y तक कहीं पर लाई कर रहा है, थीटा लीजिएगा π/2, और O से लेके y डैश कहीं लाई कर रहा है, थीटा लीजिएगा -π/2, ठीक है ना। अगर फर्स्ट पॉइंट में लाई कर रहा है तो थीटा लीजिएगा अल्फा, सेकेंड में लाई कर रहा है थीटा लीजिएगा π-अल्फा। अगर थर्ड में लाई कर रहा है थीटा लीजिएगा -π-अल्फा, और थीटा अगर 4 में लाई कर रहा है थीटा लीजिएगा -अल्फा, ठीक है। हो गया ना बात। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये फाइनल बात है, हम कहते हैं बीच में बात करेंगे। कोई भी, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भी। अगर आप देख रहे हैं क्या कि अगर थीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे प्लेन पे जहाँ पे भी, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जहाँ पे भी लाई करेगा, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, या फिर आपका OX पर, OX डैश पर, OY पर और OY डैश पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ कहीं पर लाई करे तो आप उसको थीटा इजीली निकाल सकते हैं।
आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा 3 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे बात किए थे शायद इसके बारे में, हाँ आते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे कि जेड इक्वल टू -3 आप ये लिख दिए, इसका पोलर फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉड जेड निकाल चुके हैं जो कि आर कहा जाएगा, और अल्फा अगर एक्यूट एंगल है tan अल्फा इक्वल टू निकाल चुके हम लोग, और tan अल्फा जो निकाले हम लोग अल्फा 0 आ गया है। जेड इक्वल टू -3 प्लस I0 लाइज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड देयरफॉर आर्गुमेंट जेड इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा कोई पॉइंट, थीटा इक्वल टू पाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे पाई और आर के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। आपका ये आंसर हो गया क्वेश्चन 6 का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्वेश्चन 7 और 8 बाकी अभी करते हैं तुरंत। पॉज। तो बाबू वापस आ गए हम, पूरा 1 आवर 35 सेकेंड हो चुका हम लोग का, और मेरा जो वीडियो है ना वो मेरे को 1 घंटे का बनाना होता है, भले तुम्हारा समय 1.5 घंटा लग जाए उसमें बनाने में, 1 घंटे का वीडियो बनाना होता है, ऊपर जा रहा है, इसलिए अब समय ज़्यादा नहीं दे पाएंगे और ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत होता तो दूसरा पार्ट बना देते, नहीं है ज़रूरत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 और 8 सोचोगे आपके 2 क्वेश्चन बाकी है, ज़रूरत नहीं है, नहीं है, क्योंकि तुम 3, 4, 5, 6 सब समझ गए हो, तो 7 में नहीं है ज़रूरत। एक बार देख लो समझ में आ जाएगा, केवल देख लो, बोल दे रहे हैं 2 मिनट लगेगा। जेड इक्वल टू √3 प्लस आई, √3 प्लस आई इंटू 1 लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहाँ एक्स इक्वल टू √3 एंड वाई इक्वल टू 1। पोलर फॉर्म मान लेते हैं, ये जो हर बार मानते हैं, आर इक्वल टू मॉड जेड, 2 निकल चुका, अल्फा एक्यूट एंगल, tan अल्फा इक्वल टू मॉड वाई बटा एक्स, मॉड वाई पता आपको 1/√3, ये आ गया वैल्यू 1/√3, tan अल्फा 1/√3, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि रेडियन में π/6। जेड √3 प्लस आई एक पॉइंट P को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेगा, √3 + 1 कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और जब प्लस प्लस होता है तो वैसे भी फर्स्ट में लाई करता है, और अगर फर्स्ट में होता है तो फर्स्ट में थीटा इक्वल टू अल्फा, आपका अल्फा π/6, तो आर्गूमेंट जेड थीटा इक्वल टू अल्फा π/6, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में जेड के प्लेस पे 2 और थीटा के प्लेस पे π/6 पुट कर दिए। दिस इज द आंसर, दिस इज हम लोग क्या किए, जेड को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। पॉज कीजिए, क्वेश्चन 8 कर देंगे, बात कर लेंगे फिर। पॉज। और आज का आखिरी क्वेश्चन, लेट जेड इक्वल टू आई, 0 प्लस आई इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1। इट्स पोलर फॉर्म इज जेड इक्वल टू आर अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर इक्वल टू मॉड जेड 1 निकाल चुके हैं, जेड इक्वल टू 0 प्लस आई इज रिप्रेजेंटेड बाई द पॉइंट P 0,1, क्योंकि एक 0 और एक 1 लाइज इन वाई एक्सिस एंड एबव द वाई एक्सिस। 0,1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। और बता चुके हैं कि अगर यहाँ हो तो थीटा जो है आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा वो π/2 होगा, तो देयरफॉर आर्गूमेंट जेड थीटा इक्वल टू π/2, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर इक्वल टू 1 निकाल चुके थे, 1 कॉस थीटा के जगह पे π/2 पुट कर दिए, 1 इंटू होने पे पूरे में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, तो कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, आंसर खत्म हो गया। अगर तुम्हारे मन में चल रहा है कि इसमें आप वो काम नहीं किए जो सब क्वेश्चन में कर रहे थे कि लेट अल्फा विद द एक्यूट एंगल गिवन बाय tan अल्फा, जो करते थे कि tan अल्फा इक्वल टू मॉड वाई बटा एक्स, नहीं किए हैं, तो अगर करते तो क्या होता, y के प्लेस पे 1 और बटा 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, और दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता π/2 और थीटा इक्वल टू π/2 ही होता, फिर थीटा इक्वल टू अल्फा ही होता। हम ये इसलिए नहीं किए क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं था। हम बता दें, जब कभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू सिर्फ i हो, मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, सिर्फ i का मतलब i ही नहीं, 2i 3i -2i √3i कुछ भी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, प्योरली इमेजिनरी हो अगर z, तो आपको ये tan अल्फा का ज़रूरत नहीं। और अगर सिर्फ प्योरली रियल हो, मैथ्री क्वेश्चन 6 में हम कर दिए थे tan अल्फा इक्वल टू मॉड वाई बाई एक्स, नहीं भी करते तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बता ही चुके हैं कि x एक्सिस पर सब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और y एक्सिस पर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर O से लेके x इधर लाइक करेगा, थीटा इक्वल टू, आखिर tan अल्फा निकालते क्यों है, आर्गूमेंट जेड थीटा निकालने के लिए, है ना। तो जब आपका प्योरली रियल हो तो आपको ये नहीं करना, और प्योरली इमेजिनरी हो तब भी नहीं करें। यानी कि हम मैथ 3 में भी ये छोड़ सकते थे, जहाँ पे किए थे, आप बैक में जाके आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हम कर दिए थे, नहीं करते तब भी पता चल जाता।
जैसे ही पता चला कि -3 है तो -3 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा -3 है ना। -3 यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आर्गूमेंट जेड थीटा इक्वल आर्गूमेंट ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई। इधर होता कहीं पे तो 0, इधर होता तो पाई, यहाँ कहीं है तो π/2, नीचे कहीं है -π/2, ठीक है ना। तो इस केस में आपका जो थीटा था वह कहाँ पे था, चूँकि 0 + i है, 0 + i है, सिर्फ i है, तो 0 + i कहाँ लाई करेगा 0,1, 0 + i × 1 का मतलब 0,1 वो लाई करेगा ऊपर में, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2 आंसर हो गया। हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आप भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और अब हम ख़त्म करते हैं इसको आज। मेरा 5.2 हो गया बाबू, NCERT क्लास 11th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटेड, NCERT से पूरा कंप्लीटेड। प्रयास किए स्टार्टिंग में 23-24 मिनट जो मेरा वीडियो रहा है, वो हो सकता है कि जो लोग कॉन्सेप्ट पहले से जानते हैं उनका कोई काम का नहीं है, जो नहीं जानते उनका थोड़ा काम का है, पूरा काम का नहीं है, क्योंकि इस सेशन में सिर्फ मेरे को NCERT का काम करना था, हम पूरा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते थे, उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड होगा। आप लोग पढ़ चुके होंगे तो आप सीधा यहाँ पे बना ये मेरे वीडियो से हेल्प लेके आप NCERT कंप्लीट कर सकते हैं। अगला वीडियो अपलोड करेंगे जल्दी 5.3, और भी जो अभी जो नज़दीक जो दिखाई देगा जल्दी करने का वो करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं या किसी पर्टिकुलर चैप्टर का डिमांड करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक का डिमांड करते हैं, और अपलोड करेंगे हम। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग को मिल सके और फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।